जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबोही खान आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम विकास दुबे के ऊपर कुछ बोलिए, विकास दुबे एनकाउंटर के ऊपर कुछ बोलिए। तो मुझे लगा कि मुझे इन टोटलिटी नॉट जस्ट विकास दुबे एनकाउंटर बट उसका बैकग्राउंड एनकाउंटर एंड उस पर जो ओवरऑल राजनीति खेली जा रही है और हमारे देश को वो किस तरह से चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मैं जैसे हमेशा हर टॉपिक पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करती हूँ, तो मैं आज भी विकास दुबे एनकाउंटर पे भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं एनकाउंटर की सही या गलत, क्योंकि देखिए मैं पेशे से वकील हूँ और ऑब्वियसली भारत अपनी नेशनल एथॉस के लिए जाना जाता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कभी भी हमारे इतिहास का हिस्सा ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बात ह्यूमन राइट्स की तो करेंगे ही। तो देखिए अगर बात आती है एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर के लिए अगर हम अब कानून की बात मुझसे पूछें, एनकाउंटर के लिए हमारे कंट्री की जो लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि एनकाउंटर पुलिस के पास करने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी डिफेंस में अगर आपको एनकाउंटर करना पड़े तो ही आप एनकाउंटर करिए, या फिर बहुत एक्सट्रीम कोई सरकमस्टांसेस हो तो उसमें आप एनकाउंटर कर सकते हैं। अब बात आती है इन एक्सट्रीम सरकमस्टांसेस की हम कैसे समझेंगे। तो देखिए सरकमस्टांसेस तो समझ सकते हैं, हम उस एनकाउंटर की जगह तो हम नहीं थे प्रेजेंट, लेकिन एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड द सरकमस्टांसेस कि हम जिस अपराधी की जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कितना दुर्दांत, कितना शातिर, कितना पेशेवर और कितना पुराना मंझा हुआ अपराधी था। और जिस तरह से उसने अपराध किया है वो कोई नॉर्मल अपराधी भी नहीं था, वो एक साइकोपैथ की श्रेणी में मुझे लगता है आता था, क्योंकि उसने जिस तरह से इन 8 पुलिस वालों का कत्ल किया, उनको शहीद किया, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स प्लस कांस्टेबल्स को उसने मतलब इतनी बर्बरता के साथ मारा है, इतनी कि जो पुलिस ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि इतनी बर्बरता हमें नक्सलवादियों में और माओवादियों में ही देखने को मिलती है, टेररिस्ट के अंदर इतनी बर्बरता देखने को मिलती है। ये किसी नॉर्मल अपराधी की बर्बरता वाली एक्ट नहीं थी जिस तरह से उन्होंने उन पुलिस वालों को मारा, उन सभी अपराधियों ने मिलकर, विकास दुबे एंड हिज गैंग। और जब वो पकड़ा भी गया उज्जैन में, जब वो पकड़ा गया तो उसकी वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में वो पुलिस वाले उसको पकड़े हुए हैं बट स्टिल ही इज सेइंग मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो आप सोचिए कि इतना शातिर अपराधी जो पुलिस की पकड़ में आने पहले तो इतना उसने इतना ऐसा अपराध किया कि आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट, उसके बावजूद वो पकड़े जाने के बाद भी उसको कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। पकड़े जाने के बाद उसने ये भी स्टेटमेंट दी कि मेरा तो प्लान था कि मैं पुलिस वालों को जला देता मारने के बाद, लेकिन क्योंकि वहां से भागना पड़ा उससे तो वो जला नहीं पाया। तो आप ये सोचिए कि, और मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला बोल रहा है, कोई डर नहीं उसको पुलिस का, कोई डर नहीं उसको न्याय प्रणाली का, तो वो कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था। तो सरकमस्टांसेस तो देखिए ये बोलती हैं कि ऑब्वियसली किसी भी 0.1% भी अगर हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़े तो हम उस अपराधी को देंगे या उन पुलिस वालों को देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक और दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे अपने दादाजी लेट जियाउल्ला खान 1960s में मेरठ में DSP थे उत्तर प्रदेश में। उस वक्त तो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, जो आज की बाउंड्रीज है मेरठ की वो नहीं थी, बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। और उस वक्त जो क्रिमिनल्स थे, बदमाश, घोड़ों पे आया करते थे। तो मेरे अपने खुद के दादाजी लेट जियाउल्ला खान अपराधियों का पीछा करते हुए उनकी जो पुलिस की जीप थी वो पेड़ से जाके टकराई थी और उस एक्सीडेंट में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो देखिए एनकाउंटर में पुलिस वालों की जानें कैसे जाती हैं वो मैंने देखा है, मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ। मैंने देखा है एज एन आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत छोटे थे, लेकिन ये मैंने जनरेशन टू जनरेशन वो दर्द, वो कहानी अपने घर में सुनी है। तो ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं या हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं आप सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं, तो हम लोग फिर ये क्यों कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ये गलत कर दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट ही अगर देना है, एज अ लॉयर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो एनकाउंटर स्टेज्ड है या आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है ये बताने के लिए कि एनकाउंटर फेक है, तब तक
अगर हमें प्रिजम्पशन ही करना है तो व्हाई नॉट इन द फेवर ऑफ आवर पुलिस फोर्सेस? अगर हमें अज्यूम ही करना है तो हम पुलिस के फेवर में अज्यूम करेंगे या अपराधी के फेवर में अज्यूम करेंगे? तो ये देखिए, ये एक बहुत गलत नरेटिव हमारी कंट्री में सेट हो गया है कि हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात आतंकवादियों के लिए होती है, हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात रेपिस्ट्स के लिए होती है, हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात मर्डरर्स के लिए होती है, टेररिस्ट्स के लिए होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कर रहे होते हैं ऐसे खूंखार लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात होती है। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन लोगों की ह्यूमन राइट्स की बात हम नहीं करते। हमारी कंट्री का जो आईपीसी है उसमें भी सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, जिसमें अपनी बॉडी एंड इनफैक्ट दैट राइट एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्टिंग अ थर्ड पर्सनस बॉडी ऑल्सो, कि आप अपने प्रोटेक्शन में या किसी थर्ड पर्सन की पर्सन एंड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में उसको बचाने के लिए, अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको अधिकार है अपने आप को बचाने का, तो इसको आप अपराध नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल और एक इनहेरेंट राइट होता है। तो ये तो बात मैंने करी एनकाउंटर के सही या गलत होने पे हम लोगों की सोच की। दूसरी बात हम करते हैं विकास दुबे के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि मैं ये हर एस्पेक्ट पे ये टॉपिक क्यों कवर कर रही हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखिए कि विकास दुबे 1 या 2 साल या 3 साल में नहीं बनते हैं। इस तरह के शातिर अपराधी, इस तरह के अपराधी जिनका पूरा एक नेटवर्क है, पुलिस उसको दबिश देने के लिए जाती है तो उसके पास पहले से फ़ोन आ जाता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। उसके प्रशासन में भी संपर्क हैं, उसके राजनीति में भी संपर्क हैं, उसके जो भाई के घर में जो गाड़ियाँ मिली हैं वो प्रॉपर आई थिंक सिविल सर्वेंट्स की गाड़ियाँ उसके भाई के घर में मिली हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है कि वो कोई ऐसे नॉर्मल कहीं से उठ के गया और क्राइम कर दिया, इस तरह का अपराधी नहीं था। 1990s से वो अपराध कर रहा था। 1990s से आप सोचिए तकरीबन 20 साल का उसका आपराधिक इतिहास रहा है। और उसको जो तब की सरकारें रही हैं उनका पॉलिटिकल संरक्षण भी रहा है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको अभी अपनी बात पूरी करके कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाना चाहूँगी। और इस पे ऑल द मोर मैं पूरे कन्विक्शन से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के उस आपराधिक इतिहास वाले उत्तर प्रदेश में पल के बड़ी हुई हूँ। मैंने देखी हैं वो सड़कें, वो गलियाँ, जिस टाइम पे मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी। और मेरठ में भी कुछ स्पेसिफिक लोगों की बदमाशी चलती थी, कुछ इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। कई बार मैं ट्यूशन से घर जाती थी तो उनके पास गन्स होती थी और वो जो मैनुअल वाले रिक्शे होते हैं मेरठ में वो चलते थे, आज भी चलते हैं लेकिन अब मैं अवॉइड करती हूँ उनको यूज़ करना। तो उस टाइम रिक्शे में मैं अपने इंस्टीट्यूट से, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो अपने इंस्टीट्यूट से मैं घर जाती थी तो कुछ जिन लोगों की बदमाशी चलती थी उनके जो लड़के होते हैं वो अपनी एकदम हाईटेक गाड़ियों में गन्स वन्स लेके मेरा खुद का अपना पीछा किया करते थे। और वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे मैं आज की डेट में पूरे सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा में एकदम दिल खोल के घूमती हूँ। और मैं आज की डेट में स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भी देखती हूँ। मैं जब मेरठ में जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आज मेरठ की क्या स्थिति है, तो मेरठ की वो स्थिति आज नहीं है। उत्तर प्रदेश की और दूसरे शहरों में भी मैं जाती हूँ, वहाँ की वो स्थिति आज नहीं है जो पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश की कुछ जो बदमाश पार्टीज़ रही हैं, स्पेसिफिकली समाजवादी पार्टी का मैं नाम लूँगी, जो उनके टाइम पे जो उत्तर प्रदेश की स्थिति रही है वो उत्तर प्रदेश की स्थिति आज नहीं है। और यही विकास दुबे, इसने अर्जुन पंडित एक मूवी आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, सनी देओल की। वो मूवी देखने के बाद इसने अपने नाम के आगे पंडित लगा लिया था और ये पंडित नाम से रंगदारी करता था, जो लोगों से वसूली करता था वो पंडित नाम से करता था। आई थिंक दैट मूवी वॉज रिलीज इन 1999। तो आप ये सोचिए कि कितनी पुरानी इसको संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण है, किस तरह से ये बदमाशी करता आया है। और वही लोग जिनके साथ विकास दुबे के और विकास दुबे के साथ के कुछ बदमाश, आई थिंक गुड्डन करके कोई बदमाश है, वो टॉप 15 वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में उसका नाम है। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की उस गुड्डन के साथ भी तस्वीर है। और इसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में पंचायत के ज़िला पंचायत के चुनाव भी विकास दुबे की बीवी लड़ चुकी है, पूरे पोस्टर्स वगैरह सब वायरल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कैसे ये लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, किस तरह की ये बातें करते हैं। अभी मैंने अखिलेश तिवारी जी की ट्वीट देखी, अखिलेश यादव, सॉरी तिवारी दिमाग में घूम रहा है, अखिलेश यादव जी की ट्वीट देखी कि राज खुलने का डर था, इस वजह से विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। तो
मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, एंड मुझे इस बात पे हंसी आती है कि अपराधी बनाया आपने, इस्तेमाल आपने किया, संरक्षण आपने दिया, इलेक्शन आपकी सरपरस्ती में लड़ रहा है, और राज खोल देता वो बीजेपी यूपी के, राज खोल देता वो योगी जी के, जो पूरे प्रॉपर इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट वे में उन्होंने एक, मैं कहती हूँ कि एक तरह से पूरी कंट्री जितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने अपराध के मामले में, उन्होंने कोरोना के मामले में, उन्होंने हर चीज़ में उत्तर प्रदेश को कितने अच्छे से संभाला हुआ है, ये कोई उत्तर प्रदेश वासी ही बता सकता है जिसने अब 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा हो, वो ही इस चीज़ का डिफरेंस बता सकता है। अच्छा, यही पॉलिटिकल लोग जब पकड़ा नहीं गया था उससे पहले ये बोलते थे कि ये पकड़ेंगे नहीं, ये एनकाउंटर कर देंगे। जब पकड़ा गया तो इन्होंने बोला कि ये तो स्टेज्ड सरेंडर करवाया, उसके बाद जब वो भाग रहा था और फिर उसको एनकाउंटर हो गया तो फिर कह रहे हैं कि स्टेज्ड एनकाउंटर है। तो देखिए, इनको तो सिर्फ राजनीति के मुद्दे ढूंढने हैं। मैं आपको कुछ फोटोज ज़रूर दिखाती हूँ, फिर मैं आगे और अहम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे चलूँगी इस पूरी विकास दुबे एपिसोड के। मैं आपको फोटोज दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र घिमऊ से सदस्य पद की प्रत्याशी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, विकासशील श्रीमती ऋचा दुबे, पत्नी पंडित विकास दुबे। जो मैंने आपको बताया था कि पंडित नाम से ये रंगदारी करने लगे थे सनी देओल की अर्जुन पंडित देखने के बाद। ऊपर देखिए, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह जिंदाबाद। अब एक ये देखिए, ये भी एक बदमाश हैं, विकास दुबे के नज़दीकी हैं, आई थिंक ये भी पकड़े गए हैं। ये विकास दुबे हैं और ये वो बदमाश जो आई थिंक गुड्डन तिवारी नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये विकास दुबे के नज़दीकी हैं। और यही सेम आदमी अखिलेश यादव जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे हैं। चलिए, अब ये तो बात हुई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की और किस तरह से ये लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, क्योंकि ये हमें पूरा टोटालिटी में हम समझेंगे तभी हमें समझ आएगा कि कैसे ये लोग, इन लोगों ने हमारी कंट्री को मजाक बना रखा है और इन लोगों ने वोटर्स को बेवकूफ़ समझ रखा है। इनको लगता है कि इनको कहीं भी हम घुमा सकते हैं। पब्लिक सब जानती है। देखिए, ये जनतंत्र है, जो सत्ताएं बनाते हैं लोग, जो सत्ता से हटाते हैं लोग, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जानते हैं। अब इन लोगों का जब कोई हथियार नहीं चला, जब इन लोगों की वीडियोस वायरल हो गई और ये पता चला कि भाई जो 20 साल से जो अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा था वो 6 दिन में पकड़ा गया, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्रेशर में कोई पुलिस काम नहीं कर रही है, जांच एजेंसियां, पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। और जो पिछले 20 सालों से एक रियासत की तरह जो इंसान रहता था, करोड़ों का मालिक था और उसके बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर और पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट में वो रहता था, उसका मकान, उसका वाहन, सारी चीज़ें कुर्क कर दी गई और उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। वो एटीएम कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसके पास पकड़े जाने के अलावा या फिर सरेंडर करने के अलावा या इनकाउंटर में मर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो भागता अगर एनकाउंटर में या पुलिस वालों पे हाथ उठाता तो क्या करती पुलिस। अब उस नज़रिए से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं तो बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि उसको पकड़ने के लिए भी जो मुहिम चली, उसको अगर उसको उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा तो उसको उत्तर प्रदेश से क्यों भागना पड़ा? उसको उत्तर प्रदेश से इसलिए भागना पड़ा क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। इनफैक्ट एक पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, जिनको विकास दुबे ने बर्बरता से मार दिया, उनके पेरेंट ने, उनके शायद पिताजी ने, वो योगी जब वो बॉडी लेने के लिए गए थे अपने बच्चे की, तो उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने अपने घर जाके अपनी बीवी से ये कहा था कि जब मैं वो बॉडी ले रहा था, तो लेने गया था, तो मैंने योगी जी की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी देखा, और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी इंसाफ होगा। देखिए, और फिर मैं यहाँ पे कहूंगी कि इंसाफ देना न्यायपालिका का काम है। इंसाफ
योगी जी ने नहीं दिया है। योगी जी ने कोई स्टेज्ड या डेलिबरेट एनकाउंटर उनका नहीं करवाया है, लेकिन योगी जी ने जिस तरह का प्रोएक्टिव एक्शंस लिए, जितना दबाव बनवाया, पुलिस को फ्री हैंड दिया कि आप कानून के दायरे में रहकर अपराधियों का उत्तर प्रदेश से सफाया करिए, तो वो जब वो फ्री हैंड मिल जाता है पुलिस को या आर्मी को, तो वो बहुत सक्षम होती है। पुलिस और आर्मी को जब आप डिफंक्ट कर देते हैं, जब आप पुलिस आर्मी को भैंसे ढूंढने के लिए लगा देते हैं, पुलिस को आप भैंसे ढूंढने के लिए लगा देते हैं उत्तर प्रदेश में, अब आर्मी में अब बहुत सारी हमारी सेंटर में गवर्नमेंट्स ऐसी रही हैं जिन्होंने जो आर्मी को भी डिफंक्ट कर देती हैं कि आपके सामने टेररिस्ट खड़ा है, आप क्या कॉल करके परमिशन लेंगे? तो आर्मी को, अपनी फोर्सेस को, अपनी पुलिस को एक जो सत्ता होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसका फ्री हैंड देने का इतना मोरल बूस्ट हो जाता है, इतने ज्यादा सक्षम, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो लोग अपराध से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ये रोल हमें जरूर समझना चाहिए जब हम सत्ता में चुन के लाते हैं अपने लीडर्स। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात पे मैं बात करना चाह रही थी कि जब इन लोगों को ये समझ आया कि इनकी राजनीति नहीं चल रही है, ये एक्सपोज हो गए हैं, इनके वीडियोस सर्कुलेट हो गई हैं, इनके फोटोग्राफ्स, वीडियोस कह रही हूँ, सॉरी, फोटोज सर्कुलेट हो गए हैं अपराधी के साथ, तो इन्होंने इसको जातिवाद का रंग देना शुरू किया। मेरे जो इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन यही है। अगर आप लोग मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने जातिवाद के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि हर चीज को ये लोग जाति का रंग दे देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण था, उसको मार दिया, तो अब ब्राह्मण समाज योगी जी को वोट ना दे उत्तर प्रदेश में। अब ये इस तरह का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस जातिवाद वाले पॉइंट को मैं 3 कैटेगरीज में कवर करूंगी। एक तो ऊपर का शैलो बात है कहने की कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी को जाति की नजर से मत देखिए। सिर्फ इतना कहने से हमें बात समझ नहीं आएगी। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट है देखने का कि अगर आप उसको ब्राह्मण की नजर से देख भी रहे हैं, अगर आप उसको इस नजर से देखना भी चाह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण है, तो आप ये भी देखिए, कुछ मैं आपको नाम बताती हूँ जिन लोगों को उस विकास दुबे ने मर्डर किया है। कौशल तिवारी, सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्र, क्या ये सब ब्राह्मण नहीं है? फिर वही वाली बात आ गई कि हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी क्यों होती है कि हम हमेशा कल्प्रिट के साथ सिंपैथी करते हैं। अगर आपको जातिवाद की नजर से भी सिचुएशन को देखना है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप इन लोगों को देंगे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये भी ब्राह्मण थे, और या आप बेनिफिट ऑफ डाउट इस अपराधी को देंगे। तो ये कंडीशनिंग जानबूझ के हमारी कराई जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के हमारी कंडीशनिंग कराती हैं कि अगर पुलिस और अपराधी में चुनना पड़े तो अपराधी को चुनो, अगर मर्डरर में और जो मर गए हैं उनमें चुनना पड़े तो मर्डरर को चुनो। ये इस तरह का, मतलब हम लोगों की, आप सोचिए साइकी कितना ये लोग खराब करते हैं, और हम लोग जाने अनजाने इमोशंस में आके किस तरह से इन लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जातिवाद पे मैं आज जो कवर करना चाहती हूँ, जो कि डेप्थ वाली चीजें समझने के लिए, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सनातन, हमारी भारतीय संस्कृति में जातिवाद का कोई कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम इन एज पर आर इंडियन कल्चर। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्ण दिए गए हैं, कोई कास्ट नहीं है, जाति नहीं है। जाति आप मुझे नाम भी दिखा दीजिए कहीं वेदों में। वर्ण है, और वो कर्म के आधार पे हैं, और वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, यानी कि बगल बगल में रखे हुए हैं। रैंक वाइज कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सिर्फ उनको कर्म के हिसाब से एक स्पेशलाइजेशन दे दी गई है। जैसे आज के टाइम में कोई कंपनी होती है, कोई एक फाइनेंस टीम होती है, एक HR टीम होती है, एक ऑपरेशंस टीम होती है, उसी तरह से कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक भी नहीं होगा तो पूरी कंपनी गड़बड़ा जाएगी। इसी तरह से पूरे समाज को हमने हमारे सिस्टम ने, हमारे हिंदू कल्चर ने, सनातन सिस्टम ने उसको एक हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया था वर्ण सिस्टम में, जिसमें ब्राह्मण की कैटेगरी होती थी जो शिक्षा की बात करें, जो पढ़ाएं, लोगों को शिक्षा दें, नॉलेज बेस्ड जिनका काम होता था, वो कहलाते थे, वो आते थे ब्राह्मण वर्ण में। क्षत्रिय वर्ण में वो आते थे जो रक्षा का काम करते थे, जो लड़ते थे, जो वॉरियर्स होते थे। वैश्य वर्ण में वो आते थे जो व्यापार करते थे, जो बिजनेस क्लास होते थे। और शूद्र वर्ण में वो आते थे जो सेवा करते थे। तो पहली बात तो
पैदाइश से कोई लेना देना नहीं था कि आप, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण माना जाए या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय माना जाए या वैश्य का बेटा वैश्य माना जाए और शूद्र का शूद्र माना जाए। ऑब्वियसली अगर बच्चे वही प्रोफेशन ले लें जो उनके पेरेंट्स का होता था तो वो माने जाते थे, लेकिन ये वर्ण स्पेसिफिकली एंड कैटेगोरिकली सिर्फ कर्म के आधार पे होते थे, एक एक्सपर्टीज समाज में करने के लिए, ताकि जो सोशल सिस्टम है, सोशल यूनिट, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रहे। ये लेटर स्टेजेस में इन लोगों ने खराब किया है, अंग्रेजों ने आके। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि तुर्कों ने, मुगलों ने भी इतना ज्यादा विनाश हमारी संस्कृति का नहीं कर पाए जितना ये अंग्रेजों के आने के बाद हो गया, क्योंकि इन लोगों ने हमारी साइकी खराब करी। इन्होंने एक मैक्स म्यूलर प्लांट कर दिया हमारे देश में, जो अपने हिसाब से वेद ट्रांसलेट करने लगे थे, क्योंकि बहुत लोगों को भाषा समझ नहीं आती थी, तो वो अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्होंने उल्टे सीधे वेदों के बारे में चीज़ें फैलानी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही कि कास्ट सिस्टम है हमारे वेदों में, ये इन लोगों की पैदा की हुई ज़बरदस्ती का मिसकंसेप्शन है कि हिंदू कल्चर में या हमारी सनातन धर्म में कोई कास्ट सिस्टम है। मैक्स म्यूलर ने फर्जीवाड़ा, बिल्कुल लोकल देसी भाषा में बोलूँ तो, मचाया है। उन्होंने ज़बरदस्ती मिसकंसेप्शन वेदों के लिए फैलाए हैं। एक और मिसकंसेप्शन आपको बताती हूँ, उन लोगों ने ये भी बोला कि वेदों में ये लिखा गया है कि अगर औरतें वेदों के मंत्र सुने तो उनके कानों में सीसा डाल दो। आप ये सोचिए कि जिन वेदों में मंत्र गार्गी, मैत्री, मदालसा ने लिखे हैं, मंत्र लिख रही हैं जिन शास्त्रों में औरतें, उनको सुनने में कान में सीसा डालने की बात करेंगे। तो मतलब ये इज इट इवन लॉजिकल? किस तरह की ये लोग बातें करते हैं। तो कभी महिलाओं को अलग कर दिया इन्होंने, क्लासेस ये क्यों बनाते हैं समाज में, बताओ। महिलाओं को विक्टिम कार्ड बना दिया कि आप तो सर हिंदू संस्कृति में आपको कुछ नहीं माना जाता। कास्ट सिस्टम बना दिया, दलित, ये वो, इस तरह के अल्फाज हमारी संस्कृति में कहीं से कहीं तक नहीं होते थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दे देती हूँ। हमारी महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी है, और ना ही सिर्फ महाभारत बल्कि 18 पुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं। हमारी रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो आप मतलब हमारे वो ग्रंथ जो अगर नहीं होते, हम आज राम मंदिर निर्माण को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोचिए कि अगर रामायण नहीं होती हमारे पास, महर्षि वाल्मीकि जी का क्या योगदान है हमारे। हम तो श्री राम का इतिहास भी नहीं जानते होते, हम भूल चुके होते अपने उस ग्लोरियस हिस्ट्री को। तो हमारे उस श्री राम को संजो के रखने वाले, समेट के रखने वाले, संवार के रखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी। तो हम कैसे ऐसे लोगों को ये बोल सकते हैं कि वो निचली जाति के हैं या वो दलित हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको श्री राम की लाइफ के देती हूँ कि जब वो उनको वनवास मिला था और वो उनको एक नदी क्रॉस करनी थी। जब वो नदी पार करके जा रहे थे तो उनको जो नदी पार कराई थी, नाविक, केवट जिसको बोला जाता था, और उनको रास्ते में जंगल में बेर किसने खिलाए? शबरी ने। उनकी जो सेना थी, वानर, भालू, रीछ, इस तरह के लोगों की सेना थी श्री राम की, यानी कि जितने भी वनवासी थे और आदिवासी थे वो उनकी सेना का पार्ट थे। और इनफैक्ट जब सीता जी को जब रावण किडनैप करके ले जा रहा था, तो हमने सुना है कि 2 गिद्ध, जटायु और संपाति, जटायु ने तो रावण से लड़ाई भी करी थी और वो मारे गए थे उस लड़ाई में, उनको, सीता जी को बचाते हुए। और जटायु का भाई था संपाति। संपाति ने इनफैक्ट श्री राम को रास्ता बताया था। जटायु तो मर गया था, संपाति ने श्री राम को रास्ता बताया था कि वो इस तरफ से सीता जी को लेकर गए हैं। तो हमारी संस्कृति में ये जो स्टोरीज हैं, ये जो हमारा इतिहास है, ये ऐसे ही नहीं है। ये हमें बिल्कुल, इट इज रिटन ऑन द वॉल्स कि हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान भी इन लोगों के बिना कुछ नहीं है, जिनको वंचित, शोषित और आप लोग निचली जाति का, दलित, एससीज, एसटीज, पता नहीं क्या क्या बना दिया करते हैं, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए। अब दलित वर्ड की पॉलिटिकल जितनी भी, और एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, दलित एक पॉलिटिकल, एक राजनीति चलाने के लिए एक दलित एक वर्ड कॉइन किया गया है, एक राजनीति चलाने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी एक वर्ड कॉइन किया गया है। और मजे की बात आप ये देखिए कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने सालों से दलितों पे काम कर रही हैं, दलितों की पार्टीज, इतने सालों से मुस्लिम्स पे काम कर रही हैं, मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टीज, लेकिन फिर भी ये लोग शोषित हैं, फिर भी ये लोग वंचित हैं, फिर भी ये लोग पिछड़े हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि कभी क्यों? क्योंकि ये आपको उठने देना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप उठ गए तो आप इनके क्लच से बाहर निकल जाएंगे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए कि कोई एक किसी के घर में, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं, सपोज करिए मेरे घर में कोई लड़का है, मेरे घर का काम करता है,
और मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ और मेरे बहुत सारे काम उसकी वजह से होते हैं। और मुझे ये पता है कि वो लड़का, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी XYZ, मैं अगर ये सोचूं कि नहीं है मुझे कहीं छोड़ के ना जाए, मैं उसको अपीस तो करती रहूँ उसकी गलत बात में हाँ में हाँ बेटा करके कि बस मुझसे जुड़ा रहे, मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, मैं उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना करूँ। यानी कि मैं जानती हूँ, सपोज करिए वो गाड़ी अच्छी चलाता है, तो मैं ये जानती हूँ कि वो गाड़ी अच्छी चलाता है, अगर मैं उसको गाड़ी चलाना सिखवा दूँ तो मे बी ही कैन बिकम अ ड्राइवर, वहाँ पे उसको अच्छी सैलरी मिल सकती है, कॉरपोरेट्स में काम कर सकता है, ड्राइवर बन सकता है, या कंप्यूटर चलाना सिखवा दूँ उसको, अच्छी जॉब मिल सकती है, तो मेरे क्लचेस से निकल के ना चला जाए। इस तरह की मानसिकता के भी कुछ लोग होते हैं कि आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे, आपको उस तरह की चीजें दे देंगे जिससे आप बिगड़ तो जाएं लेकिन उन पे डिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट अपलिफ्टमेंट आपका नहीं करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, आपको अपीस करेंगे, तुम तो वीक हो, हमारे पास रहो तो सुरक्षित रहोगे, ये करते रहेंगे, लेकिन आपको उठने। तो कभी ये सोचिए कि 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 सालों में भी हमारी वीकनेस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अगर आप इतना ज्यादा हमारी वीकनेस को ठीक करने के लिए सीरियस हैं तो ये कॉमन सेंस हमें लगा के सोचनी चाहिए। ऐसी अभी एक हम मूवमेंट देख रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स का मूवमेंट आज से चल रहा है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स का मूवमेंट कब से चल रहा है? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में ऑल लाइव्स मैटर, इवन जानवरों की लाइव्स मैटर, इवन प्रकृति मैटर्स, इवन नदी मैटर्स, समुद्र मैटर्स, ये सूरज मैटर करता है हमें, चांद मैटर करता है हमें, पहाड़ पेड़ पौधे मैटर करते हैं। तो आप हम लोगों को बताएंगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर और मुस्लिम माइनॉरिटी लाइव्स मैटर एंड दलित लाइव्स मैटर, ये जबरदस्ती इन लोगों के क्रिएट किए हुए क्लासेस हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो अभी ये लोग यूपी में ये जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं, बिकॉज मैं उससे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश में जातिवाद नाम की कोई भी चीज रहे। ये लोग कि ब्राह्मण को मार दिया, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, और दलितों को तो बीजेपी पूछती नहीं है, यूपी में ये हो रहा है या पूरे देश में ऐसा हो रहा है दलितों के साथ, इस तरह का जो ये मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। कुछ मुस्लिम्स पे तो मैं हमेशा ही आपको बताती रहती हूँ। एक मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक ट्वीट मैंने देखी थी कि एक एग्जाम्पल और बताऊं, राम मंदिर निर्माण की जो पहले ईंट रखी गई थी वो कामेश्वर चौपाल जी से रखवाई गई थी। वो भी दलित ही हैं बाय द वे। हालांकि मैं इस दलित वर्ड के खिलाफ हूँ, लेकिन अब एक्सप्लेन करने के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो कामेश्वर चौपाल जी से मैं मिली भी हुई हूँ। बहुत अच्छे, नॉलेजेबल और बहुत शालीन इंसान हैं, और उनसे राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखवाई गई थी, यही मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। और बीजेपी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बीजेपी के 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर दलित, 43 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर आदिवासी। इनफैक्ट 113 से ज्यादा बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं, सांसद एमपीज जो हैं, वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं। 150 से ज्यादा एमएलएज आदिवासी हैं। तो देखिए, ये इन टोटलिटी में आपको सारी बात समझाना चाह रही थी कि ये हमें समझने की बहुत जरूरत है कि चाहे विकास दुबे हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये इट ऑल जीरोज डाउन टू पॉलिटिक्स फॉर दीज पीपल। ये हमें समझने की जरूरत है। और जब हम इसको पूरा एक कंप्लीट वे में देखेंगे, कंप्लीट वे में समझेंगे, हम लॉ एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख रहे हैं, हम अपने कल्चर के एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख रहे हैं, हम सोशल एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें चीज़ें इतना क्रिस्टल क्लियर नज़र आ जाएंगी कि इन लोगों की भटकाने वाली या भड़काने वाली ट्वीट से हम लोग कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, या हम लोगों को ये परसेप्शन जो हमारा ये ख़राब कर देते हैं। इन्होंने हम यूथ का, वोटर्स का परसेप्शन मैनेजमेंट इतना बिगाड़ दिया है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी सारी टू मच इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ ट्वीट कर रहा है। उनका एजेंडा एक ही है, उनका एजेंडा एक ही है। एक राज सत्ता चलाने वाले हैं, एक धर्म सत्ता चलाने वाले हैं। अपनी अपनी सत्ता इनको चलानी है, उसके लिए क्लासेस क्रिएट करते हैं, लोगों की लाशों पे राजनीति करते हैं, लोगों को वंचित, पीड़ित, शोषित, विक्टिम, यही बनाना इनकी पूरी राजनीति का बेस है। अगर ये खत्म हो गया, ये कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, तो इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में आई थिंक इतना ही जो मैं कवर करना चाहती थी मैंने कवर कर दिया है।
और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उन पुलिस वालों की मौत से, जितनी बर्बरता के साथ उनको मारा गया। और हम लोगों को मैं हमेशा यही बोलूँगी कि कभी भी अगर आपके सामने ये वीडियो का मैसेज सिर्फ विकास दुबे या जातिवाद तक लिमिटेड मत रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि कहीं भी आपको कोई ऐसा इंसान या संस्था या पार्टी दिखाई दे जो वर्गों में बांटने की कोशिश कर रही है, आपको पीड़ित बता रही है, आपको शोषित बता रही है, तो मान लीजिए कि वो वैम्पायर्स हैं, वो आपका खून पीने वाले लोग हैं, उनका आपके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। और जहां भी आपको अपराधी और विक्टिम में, अब्यूजर और विक्टिम में, अब्यूजर के साथ सिंपैथाइज करने के लिए कहा जा रहा है, तो मान जाइए कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके अंदर का जो सनातनी है, जो कर्तव्य पालन करने की हमारी भावना है, जो चीज़ों को क्लियरली देखने का हमारा परसेप्शन है, उस परसेप्शन को ये लोग डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रैशनैलिटी अपनी किसी के लिए कभी भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी इंसान के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी पार्टी के लिए अपनी रैशनैलिटी, अपनी देखने की, सोचने समझने की क्षमता को मत खोइएगा। वो बहुत अहम चीज़ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।